दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालौन टैक्स न्यूज चैनल। हमेशा की तरह अपनी बात शुरू करने के पहले आपसे वही एक गुजारिश करनी है, निवेदन करना है, अपील करनी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें और इसमें जो बेल आइकॉन जिसे घंटी के आकृति का बटन कहते हैं वो दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाया करे। और कमेंट बॉक्स में अपनी आज की वीडियो के बारे में अपनी राय लिखना ना भूल। अब जो है जो 18वीं लोकसभा का चुनाव है वो अपनी चरमोत्कर्ष की ओर बढ़ रहा है। 2 दिन बाद यानी 20 मई को 5वें चरण के लिए मतदान हो जाएगा और उसके बाद में सिर्फ 2 चरण बाकी रह जाएंगे और अधिकतम सीटों पर मतदान हो चुका होगा। इस बीच में जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही, उस तस्वीर में यह है कि इस बार ऐसे वोटर को तो ढूंढना बहुत मुश्किल है जिस वोटर ने पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को वोट न दिया हो और वो इस बार वोट दे रहा हो, जिसको जो है इस कदर गुदगुदा गया हो 2047 में तक वो कैसा भारत बना देंगे मोदी जी जो बाकी वो कहते हैं। तो वो तस्वीर जो एक खाका खींचते एक बुलंद भारत की, वो बुलंद भारत की तस्वीर से इतना ज्यादा जोश में आ गया हो कि वो अब ये सोचने लगा हो कि अब तो पिछली बार जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस बार तो हम मोदी जी के ही हाथ मजबूत करके रहेंगे। दूसरी ओर ऐसे वोटर बहुत बड़ी संख्या में देखने को मिल रहे जिन्होंने 2019 में और 2014 में भी मोदी को वोट दिया था, लेकिन इस बार वो मोदी को वोट देने के लिए तैयार नहीं। वो ये कह रहे कि नहीं, पहले तो ठीक कर रही थी मोदी की सरकार काम, लेकिन अब जो ये काम कर रही है वो तो सिर्फ बेड़ा गर्क हो जाएगा देश का अगर यही होता रहा। उनका व्यक्तिगत रूप से भी उनका या उनकी संतानों का उनके भविष्य का बहुत नुकसान होने वाला है। अब ये सरकार इस सरकार को जो है कुछ मद हो गया है और उस मदान्धता में ये सरकार जो एक काम कर रही है वो देश के लिए अच्छे काम नहीं हो सकता, अच्छा काम नहीं हो सकता, वो देश की बेहतरी के लिए नहीं हो सकते इसके काम। इसलिए अब इस सरकार को अब इसको नमस्ते करने में खैरियत है। अब एक नया विकल्प फिर से एक अलग विकल्प चुनने की जरूरत है और वो वोटर क्या होता है कि परिवर्तन की हवा चाहिए। हालांकि इसके बावजूद अभी ये नहीं कहा जा सकता कि बदलाव हो ही जाएगा। राजदीप सरदेसाई इंडिया जैसे बड़े पत्रकार जो इंडिया टुडे से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने बड़ा इस चुनाव के दौरान देश भर का में भ्रमण किया है, उनका कहना यह है कि ये तो हो सकता है कि वोट शेयर कम हो जाए भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन अभी ये नहीं हो सकता कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएगी। वो कहते हैं कि अभी तो आसार इसी बात के हैं कि मोदी जी हैट्रिक बनाने जा रहे, फिर सरकार उनके पक्ष में लगेगी, उनके ही पक्ष सरकार बनाने का मौका उन्हीं को मिलेगा। उनके सहयोगी दल जैसे बिहार में जेडीयू है और महाराष्ट्र में अजीत पवार हैं और एकनाथ शिंदे हैं, इन्हें हो सकता है कि बड़ा लॉस हो जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कोई बड़ा लॉस होने की संभावना नहीं। और उसकी वजह यह है कि विपक्ष के पास एक तो मोदी की बराबरी का भी कोई नेता नहीं। अभी तो 2 नेताओं के बीच में मुख्य मुकाबला माना जा रहा है, मोदी और राहुल। तो पर राहुल की लोकप्रियता इस पीछे बढ़ी है, पर अभी भी वो मोदी से बहुत पीछे है। तो एक तो ये है कि मोदी की व्यक्तिगत लोकप्रियता, मोदी का व्यक्तिगत प्रभाव अभी भी बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात यह है कि वो संसाधनों की कमी है विपक्ष के पास में, तो विपक्ष उस दृष्टिकोण से भी मुकाबला नहीं कर पा रहा, विपक्ष का संगठन भी उतना नहीं है। तो वो तो ये मान के चल रहे हैं कि अभी तीसरा टर्म फिर मोदी को मिलेगा, लेकिन बहुत से प्रेक्षक ये भी मान रहे हैं कि नहीं, तीसरा टर्म अप्रत्याशित हो सकता है और हो सकता है कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में तो भारतीय जनता पार्टी आ जाए, यही मानने वालों की संख्या ज्यादा, लेकिन वो अपनी दम पे सरकार बना सकेगी ये नहीं कह सकते। और यदि वो अपनी दम पे सरकार न बना पाई तो आरएसएस का रुख भी हो सकता बदल जाए, वो भी मोदी की जगह किसी और नेता को चुनने का, किसी और नेता
नाम सामने ला देने का काम करे। बहरहाल ये तो कयासबाजी है, लेकिन ये है कि मोदी की कुल मिला के निष्कर्ष ये निकल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता में कमी आई है, भारतीय जनता पार्टी की सीटों में, भारतीय जनता पार्टी की संख्या में कुछ कमी आएगी, विपक्ष इस बार कुछ बढ़ेगा, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो पाएगी ये कह पाना अभी भी बहुत मुश्किल है। अब ऐसी क्या वजह है? राम मंदिर भी इस बीच में उन्होंने बनवा दिया मोदी जी ने, है जो एक बड़ी एक मांग थी। सीएए भी अभी लागू कर ही दिया है, महिला आरक्षण जैसा एक बड़ा विधेयक भी पारित करा दिया, भले ही वो अभी महिला आरक्षण जो है हाथी के दांत के बराबर ही हो, जो किसी काम का नहीं है, 2029 में लागू हो पाएगा या और उसके भी आगे 2034 में जाके लागू होता है। अभी कितनी लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती, लेकिन फिलहाल तो मोदी जी ने इसका भी श्रेय लिया है, इसका भी काफी प्रचार प्रसार कराया है। और जो मुफ्त अनाज बांटने की योजना है वो उन्होंने अभी 5 साल और तक जारी रखने की घोषणा कर दी है। हिंदू मुसलमान जितना उन्होंने इसके पहले नहीं किया उतना इस बार कर रहे हैं। तो इसके बावजूद भी ऐसी क्या बात है कि वहां से किसी हद तक मोदी के खिलाफ पड़ रहे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पड़ रहे। तो अब आखिर इसमें इस चुनाव में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लोग संज्ञान में ले रहे हैं और जिनकी उम्मीद मोदी जी ने नहीं की? बहुत सारी बातें अभी हम पिछले वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं कि उनमें तमाम सारे मुद्दे हैं। उनमें आरक्षण का मुद्दा भी है, उनमें जातिगत जनगणना का मुद्दा भी है, उनमें जो है संविधान बदलने के खतरे का मुद्दा भी है। ये तमाम सारे एक मुद्दे हैं जो एक काम करे। लेकिन एक और मुद्दा भी है जिसके बारे में मोदी जी मान बैठे थे कि उस मुद्दे का तो भारत की जनता को उसका कुछ जो है स्वाद पता नहीं उस मुद्दे का, इसलिए उस मुद्दे से उसके भड़कने का कोई सवाल नहीं होता। वो मुद्दा ये था कि लोकतंत्र के लिए खतरे, मोदी जी लोकतंत्र को खत्म करने जा रहे, ये जो प्रचार हो रहा था। तो उन्होंने कहा लोकतंत्र का तो वैसे भी यहाँ की आम जनता तो आजादी के समय से अभी तक स्थिति कुछ सुधरी, लेकिन इतनी नहीं सुधरी कि उससे लोकतांत्रिक अधिकारों का बड़ा स्वाद लग गया हो, बड़ा इसका स्वाद भाग गया हो। अभी भी उसका स्वाद कोई अच्छी तरीके से उसका चखने का मौका उसको मिल नहीं पाया। अभी भी उसका स्वाद कोई बहुत अच्छी तरीके से उसकी जुबान में पर चढ़ नहीं पाया। मोदी जी इस मुगालते में थे, वो ये सोच रहे थे कि जो धर्म का और जो राष्ट्रवाद का जो जुनून है उसके आगे ये कोई अर्थ नहीं रखता। लोकतंत्र का मुद्दे का लोकतंत्र के नाम पे वो केवल इतना जवाब देते थे कि लोकतंत्र का हमने तो लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया नहीं। अगर लोकतंत्र का खत्म किया जाना बुरा है तो ये काम तो कांग्रेस ने किया था, इंदिरा गांधी ने किया था 1975 में इमरजेंसी लगा के, और उसने ये काम किया था, हमने तो वो काम किया नहीं था। तो अगर लोकतंत्र से लोगों को प्यार होगा तो कांग्रेस जो कि विपक्ष की सरदार है, समय विपक्ष की सिरमौर है, उसको लोग वोट नहीं देंगे, लोग उससे छिटकेंगे। हमसे क्यों छिटकेंगे? लेकिन एक बात याद रखिए आप कि लोगों के अंदर हिंदुस्तान की जनता हो सकता है कि उसकी मोदी जी ये मान बैठे और उनकी तरह की कई तमाम सारे और बुद्धिजीवी मानते हो कि लोग अभी इस देश में राजनीतिक चेतना लोगों की इतनी परिपक्व नहीं हुई कि वो लोकतंत्र का कोई बात समझे या लोकतंत्र की परिभाषा को सही तरीके से समझे। लेकिन जहां तक इस बात का सवाल है, यहाँ की जनता का जो सहज विवेक है, जो कॉमन सेंस है, वो बहुत अच्छा है। ये वो बहुत गलत फहमी में है कि वो लोकतंत्र की परिभाषा को सही तरीके से नहीं समझती। जनता को ये पता है कि लोकतंत्र की सही परिभाषा ये है कि लोग जो है ये मानते हैं कि ऐसी व्यवस्था जिसमें हुकूमत अपने आप को जो दीनता की शिकार जनता है, जो शोषण की शिकार जनता है, जो अन्याय की शिकार जनता है, जो संसाधनों से वंचित जनता है, उसके प्रति और जो बहुसंख्या में है जो जनता, उसके प्रति अपने आप को जवाबदेह माने। वो काम करते समय ये दिखाए कि वो ये समझती है कि सबसे पहले
उसका कर्तव्य उसकी सेवा करना, उसके मन में सबसे पहले उस बहुसंख्यक जनता की सेवा करना, उस बहुसंख्यक जनता के हितों का संरक्षण करना, उस बहुसंख्यक जनता के अधिकारों का मजबूत करना, ये ध्येय उसका सबसे पहले। इस दृष्टिकोण से देखें तो तकनीकी तौर से तो इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र जो है वो स्थगित कर दिया था इमरजेंसी के टाइम पे 1975 में, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो लोकतांत्रिक आसक्ति उनके अंदर, ऐसा नहीं वो लोकतांत्रिक आसक्ति उनके अंदर न रही हो, लोकतांत्रिक आसक्ति थी, वरना कोई जब उन्होंने चुनाव कराया था तो भी कोई ऐसी बात नहीं थी कि कोई बड़ा विद्रोह हो रहा हो चुनाव ना कराने की वजह से, लोग जो है और उनके ऊपर कोई बड़ा दबाव हो, अंतर्राष्ट्रीय दबाव हो। चुनाव कराने की जो गलती उन्होंने उस समय की, उनके हिसाब से वो गलती वो इसीलिए की क्योंकि लोकतंत्र के प्रति लोकतांत्रिक आसक्ति उनके अंदर मौजूद थी। और वही वजह ये थी कि इमरजेंसी के दौरान उन्होंने पेशेवर नेताओं को भली बंद कर दिया हो, लेकिन उन्होंने सारे वो काम किए जिससे आम लोगों को लगे कि हुकूमत हमारे लिए सोच के काम कर रही है, इमरजेंसी लाई है, वो ये सही माने कि इमरजेंसी लाई तो हमारे अधिकारों को मजबूत करने के लिए लाई। इसीलिए उस समय क्या हुआ, उस समय पे तस्करों पे, उस समय पे मुनाफाखोरों पे छापे डलवाने का और उसका प्रचार करने का वो काम कर रही थी इंदिरा गांधी की सरकार। इंदिरा गांधी की सरकार ने ये भ्रष्टाचार को इस सीमा तक खत्म कर दिया था कि अगर एक कोई गंदे कपड़े पहन के दफ्तर में कोई अपना काम कराने के लिए जाता था तो उस दफ्तर में, जिसमें इमरजेंसी के पहले बिना सुविधा शुल्क के लिए कोई काम नहीं किया जाता, तो वो दफ्तर वाले डरे रहते थे। वो सोचते थे कि कहीं पे गंदे कपड़े पहन के कोई सीबीआई का या सीआईडी का नाम तो नहीं आ गया, इससे 10 रुपए न मतलब उसका राशन कार्ड बनवाने आया तो इसका राशन कार्ड बनाना चाहिए तो तत्काल बना देते थे। ये स्थिति थी। ट्रेनों में कौन सफर करता था? ट्रेनों में आम जनता सफर करती थी, क्योंकि ट्रेनों में पहली बात तो इतनी चेकिंग नहीं होती थी कि जो आम जनता, जो गरीब जनता है, अगर वो टिकट नहीं ले सकती तो बिना टिकट चढ़ जाती थी, तो वो चेकिंग भी नहीं होती थी, वो उसकी कोई गिरफ्तार करने नहीं आता। गाय बगाए सालों में कभी कुछ चेकिंग होती, उसमें भी ज्यादातर लोग छोड़ दिए जाते थे। इतने लोगों को कहाँ बंद करें। और टिकट लगता भी था तो वो इतना मामूली लगता था कि गरीब से गरीब आदमी उसको चुका सकता था, तो उसके प्रबंध का साधन था टिकट। लेकिन रेल ट्रेन से नहीं चलती थी, घंटों लेट चलती थी इसके पहले, तो इसलिए वो चाहती थी कि ट्रेनें टाइम से चले, उसकी आम जनता की भावना यही थी, तो उनका लाभ नहीं उठा पा रही थी, इसलिए गुस्से में रहती थी। पर इमरजेंसी में ये सुनिश्चित कर दिया गया था कि ट्रेन बिफोर टाइम आ सकती है स्टेशन पे, लेकिन लेट नहीं होगी, इससे भी एक आम जनता को फायदा हो रहा था। इसके बावजूद भी तो ये हम कह सकते हैं कि जो लोकतंत्र की जिसको तासीर कहते हैं, जैसे बर्फ क्या है, बर्फ का स्वरूप क्या है? बर्फ तो बहुत ठंडी लगती है, हाथ जमने लगते, बर्फ का टुकड़ा हाथ में ले रहा हो, लेकिन तासीर क्या? तासीर उसकी गर्म होती, स्वरूप से पता नहीं चलता, आकृति से पता नहीं चलता, रूप नहीं बताता कि इसमें भावना क्या है, इसकी तासीर क्या। तो रूप तो ये बताता था इमरजेंसी का कि रूप तो बता रहा था कि लोकतंत्र विरोधी है, लेकिन जनता जिसका कॉमन सेंस प्रबल है उसको ये पता चल गया था कि नहीं, इसकी तासीर भले ही जो, लेकिन इसकी तासीर जो है वो तासीर लोकतांत्रिक है। इसलिए इंदिरा गांधी इसमें पहले से ये इसलिए इसमें काम कर रही है कि जिससे आम जनता के मन में उनका ये तर्क काम करे कि ये इमरजेंसी उसी के अधिकारों को मजबूत करने के लिए लगाई गई, और उसमें वो काफी हद तक सफल भी थी। और इसके पहले उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा था, प्रीवियस रिकॉर्ड भी लोग देखते हैं। इंदिरा गांधी ने जब 1971 में इमरजेंसी 1971 में जब राजाओं के प्रीवी पर समाप्त करने की घोषणा की थी, तो भले सीधा लाभ नहीं था जनता को उससे, लेकिन उसको एक जो है एक मनोवैज्ञानिक, एक प्रतीकात्मक उसके लिए मात्र था कि नहीं, अब कोई विशेषाधिकार संपन्न नहीं रह गया, राजाओं के विशेषाधिकार जो छोड़े गए थे वो समाप्त कर दिए थे, तो उसको एक बड़ा सुखद लगा था, उसको जो एक तरह से मनोवैज्ञानिक एक संबल मिला था उस कदम से। हालांकि उसकी नकल करने की कोशिश की जब मोदी जी ने नोटबंदी लागू की। उन्होंने कहा था नोटबंदी से क्या हुआ, जो बड़े बड़े नोटों में जो काला धन छुपाए बैठे रिश्वतखोर लोग और 2 नंबर का व्यापार करने वाले लोग, इनका सारा काला धन वापस आ जाएगा, और गरीब जनता के पास में तो है ही कहाँ काला धन, उसका तो आसानी से वापस हो जाएगा।
और इस काले धन से हम जो ये ऐसी योजनाएं चलाएंगे जिससे गरीबों की संपन्नता बढ़ेगी। गरीब इस झांसे में आया, लेकिन नतीजा क्या हुआ? उन्होंने कहा तो जितना काला धन था वो तो बैंक के घर में जाके उनका जो काला धन रखने वाले लोग थे, जो रिश्वत का पैसा रखने वाले लोग थे, उनका तो काला धन वापस मिल गया। लेकिन इसके केवल 2000 के 2 नोट नहीं बदले गरीब आदमी के, क्योंकि बैंक के कहती थी लाइन में लग के आओ, और लाइन हफ्तों में लगा रहता था। 2000 के उसकी 10,000 की मजदूरी मारी जाती थी, तब भी उसके नोट नहीं बदल पाए। तो उसको वो नोट जो है कमीशन देके और उसको अपनी मेहनत की कमाई का, शुद्ध ईमानदारी की कमाई में उसको 30%, 40%, 50% तक खाम कमीशन में गवा देने पड़े। पर उसके पास 4,000 रुपए है तो 2,000 रुपए उसके कमीशन में बेवजह में चले गए। वो उसके अन्याय तो उसके साथ में हुआ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की कि आप नोटबंदी लाए किस मकसद से, जब इसमें लगभग पूरे नोट वापस आ गए बैंकों में। तो ये तो काला धन को सफेद करने वाली प्रक्रिया शुरू। ये दोनों के बीच में अंतर था। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने रूपगत कारणों से भी लोकतंत्र को कुचला जाना बर्दाश्त नहीं किया था। इसलिए इंदिरा गांधी को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी थी। लेकिन वो 2.5 साल बाद भी लोगों को लगा कि नहीं, हमसे गलती हो गई, और 2.5 साल बाद ही फिर वो जो है इंदिरा गांधी सत्ता में वापस आ गई थी। तो ये इस उदाहरण की जो बुद्धिजीवी, जो बौद्धिक पंडित हैं, जिनकी कॉमन सेंस जिनका मारा जाता है, जिनका किताबी ज्ञान ज्यादा हावी हो जाता है, इसलिए वो उसकी जो असली जो तथ्य है वो उसको समझ नहीं पाते। वो भले ही गफलत में पड़ जाए, वो भले ही गुमराह हो जाए, लेकिन आम जनता को ये पता है कि इमरजेंसी जिसने उस समय देखी है वो हालांकि अब तो वो जो निर्णायक पीढ़ी है जिसमें मौजूद है, उसने तो इमरजेंसी को देखा ही नहीं, उसे पता ही नहीं था उस समय क्या काम हुआ। उसको जैसा आप सुना रहे वो अपनी सुनता जाएगी, लेकिन वो कुल मिला के इमरजेंसी के लिए उसके मन में उतनी खिलाफत की भावना नहीं रह गई। तो अब वो जो है, तो लोकतंत्र के प्रति जो इतनी सचेत जनता थी, अब आप इसमें क्या कर रहे हैं? अभी आप क्या कर रहे हैं? आप रूपगत तौर पर तो लोकतंत्र को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, लेकिन आपने नोटबंदी आपने इसलिए की क्योंकि विपक्ष, क्योंकि सारे लोग, सारी पार्टियां कुछ अघोषित संपत्तियां, अघोषित रकम रखती है। बीजेपी के पास में भी थी, उसके पास में थी। बीजेपी को पता था कि नोटबंदी लागू होने वाली, उसके पैसे बदल गए। अन्य पार्टियों के हजारों करोड़ रुपए बदल नहीं पाए, वो बर्बाद हो गई। पार्टियों को बर्बाद करना आपका मुख्य काम था। इसके बाद में ईडी और सीबीआई का आपने इस्तेमाल किया। अगर वो आपकी पार्टी में आ गया, तो अजीत पवार जैसे लोग और प्रफुल्ल पटेल जैसे लोग, आपने हाल उनको तमाम सारे उनसे बरी कर दिया, उनके भ्रष्टाचार से हजारों करोड़ रुपए के उनके भ्रष्टाचार को माफ कर दिया, वरना वो जो है आपने उसको कंगाल कर दिया। तो आप लगातार आपने अपना ध्येय बना लिया है सरकार को कि आप विपक्ष को नहीं रहने देंगे। तो आप विपक्ष को जब नहीं रहने देंगे तो लोकतंत्र को खत्म करना क्यों होता? आप ये भावना क्यों रखते जब आपने इतने अच्छे काम किए? आप लेनिन कहता था जनता कभी गलत नहीं होती, तो मैं भी कहता हूं कि एक व्यक्ति जो ये सोचता है कि जो खुद भ्रष्ट है, वो समूह में जब उसके पास मौका आता तो समूह, वो भ्रष्ट व्यक्तियों के समूह भी ये चाहता कि हम हुकूमत ईमानदार चुने। तो जनता हमेशा निर्णय होती। तो 2014 में उसने जो निर्णय लिया था वो ठीक लिया था, आपको चल के उसमें कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उस समय की सरकार कई मोर्चों पे पूरी तरह से नाकाम हो चुकी थी। वो आतंकवाद को रोक नहीं पा रही थी, वो आंतरिक सुरक्षा को बचा नहीं पा रही थी, वो जो है विदेशी मंचों पर भारत की स्थिति बहुत पिलपिली हो गई थी उस युग में। तो उसको एक मजबूत नेता की तलाश थी, तो उसने एक मजबूत पार्टी की, मजबूत इरादे वाला नेता की तलाश थी। वो मोदी आए और उसने और विकास कार्यों को उस ढंग से गति नहीं दे पा रही थी, इन्होंने विकास कार्यों को उस ढंग से गति देने का काम किया। लेकिन अब आप क्या काम कर रहे हैं? अब आप जो है, जो लोकतंत्र की मूल भावना है लोकतंत्र की, कि लोकतंत्र का काम है कि लोगों के जो, जिसे आम जनता कहते हैं, जो उपेक्षा की जिंदगी जीने वाली जनता, जो तिरस्कार की जिंदगी जीने वाली जनता, जो वंचित जनता है, वो वंचित जनता को जो देश के विकास का, देश की समृद्धि का लाभ मिले, वो जो जवाबदेही वो आपकी कहीं नहीं झलकती जा रही। ये पता चला कि पूरी संपत्ति देश की कुछ हाथों में एकत्रित हुई जा रही, और वो भी जो है वो भी आपकी कृपा पात्र उद्योगपति, वो सरकार के अनड्यू फेवर की वजह से उनका मुनाफा बढ़ रहा है। इसलिए नहीं बढ़ रहा कि वो प्रतिस्पर्धी पूंजीवाद में उन्होंने कोई
ऐसा वो ऐसी कोई तकनीकी जो है नई नई तकनीकी लाने का काम कर रहे हो जिससे उनका प्रोडक्ट बहुत बाजार में बहुत अच्छा वो प्रोडक्ट उतार देते हो बार बार, और इसलिए उनका प्रोडक्ट की खपत बहुत ज्यादा हो जाती है। ऐसा तो कुछ है नहीं। वो तो उन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं जहाँ में पका पकाया माल सरकार तैयार करके उनको दे देती है। और जैसे अंबानी बंधुओं को, ये अंबानी को वो दे दिया था ये दूरसंचार वाला सेक्टर, जिसमें पूरा पता था टावर BSNL के, गाड़ी वेल पटेल की, बंदे की था। अब उस पर जो है उनको अपना जो है उन्होंने अपनी जियो कंपनी का कारोबार फैला दिया, और वो पता चला कि जियो कंपनी वो शुरू में उन्होंने बेहतर सेवाएं दी, लेकिन आज स्थिति ये कि जियो का नेटवर्क भी BSNL की तरह फैल रहने लगा, वो अपनी औकात पर आ गए। इसी तरीके से ये है कि आप इनको हवाई अड्डे और आप रेलवे अदानी को दे देना चाहते, जब वो आ जाए तो वो केवल वंदे भारत की ट्रेन चलाएंगे जिसमें ज्यादा मुनाफा। एक ही यात्री से अगर उनको 5,000 रुपए मिल जाते तो ये घटिया ट्रेन है, इसके लिए स्टाफ भर्ती करो, इसका इतना सिरदर्द झेलो, ये जो आम आदमी की ट्रेनें हैं ये क्यों चलाएंगे? ये आम आदमी की ट्रेन ही बाद में बंद कर देंगे, ये नौबत आ जाएगी। और वंदे भारत जैसी ट्रेनें चला कि वो जो पूंजीपति वर्ग उसको तैयार किया जा रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा कीमत पे रेलवे की यात्रा का लुत्फ लेने का अभ्यास हो सके, उसके अंदर वो आदत, उसके अंदर वो शौक डेवलप हो सके। तो आप सारा का सारा काम, वो सारे के सारे काम करते जा रहे हैं। आप सरकारी नौकरियों की विकल्प में आउटसोर्सिंग वाली, आप आउटसोर्स कर रही नौकरियां जिनमें कोई मीजान ही नहीं है तनख्वाह का, तो आपके सारे काम, बेरोजगारी इसीलिए बढ़ रही क्योंकि आप सारे के सारे काम किनके काम कर रहे? जो सरकार का क्रीमी लेयर के, जो अवजात वर्ग है, जो सरकार का कुलीन तंत्र है, कुलीन तंत्र को मजबूत करने के लिए आप काम कर रहे हैं। किनके? आम आदमी के हितों की कीमत पर, उसके लिए अस्तित्व की कीमत पर। तो और इसलिए आपको लोकतंत्र चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र अगर बना रहेगा तो पता नहीं कब वो अंगड़ाई ले ले, वो जो है आम जनता के मन में कब अंगड़ाई जो है, कब अधिकार चेतना जो है उसकी बन जाए। तो अगर बिना संसाधन नहीं भी होंगे विरोधी दल के, तब भी वो 77 जैसा चमत्कार दिखा के और आपकी सरकार को पलट देगी। तो लोगों के मन में उनकी जो सहज बुद्धि ने अचेतन तौर पे, वो जो हम इतने तार्किक रूप से कह रहे, हो सकता है कि वो तार्किक रूप से उतना एक्सप्लेन न कर पाए, लेकिन लोगों ने महसूस किया कि ये सरकार की दिशा लोकतंत्र को खत्म करने वाली है। ये सरकार जो है ये कुछ लोगों के एक कुलीन तंत्र को कायम करने वाला है, पूंजीपति परस्त तंत्र को एक कायम करने वाला लोकतंत्र है। एकाधिकारवादी तंत्र को बढ़ावा देने की दिशा में मोदी अग्रसर हो गए, इसलिए उसका वो भंग हुआ है। तो वो उसने जता दिया कि लोकतंत्र के महत्व को जनता कितनी अच्छी तरह समझती है, और उसने लोकतंत्र के खत्म होने के खतरे को कितनी गंभीरता के साथ संज्ञान में लिया है। और उसी के कारण से है कि सरकार के गड़बड़ा जाने की स्थिति पैदा हो गई, और इस कदर गड़बड़ा जाने की स्थिति पैदा हो गई कि बौखलाहट में जिन मोदी जी के भाषण की तारीफ की जाती थी, जिनके वाक कौशल की तारीफ की जाती थी, वे संतुलन में रहते हुए, वे संसदीय शब्दों के साथ में अभी भी विपक्ष को जो है बहुत पीछे धकेलने में कामयाब है। लेकिन वो नाकाम करके वो अनर्गल किस्म के आरोप, बहुत ही मर्यादाहीन किस्म के आरोपों को लगाने में लग गए हैं। ये निश्चित रूप से बौखलाहट का पर्चा है कि ये आएगी तो मंदिर पे बुलडोजर चलवा देगी। अरे मंदिर पे बुलडोजर कहाँ चलवा देगी? कांग्रेस पार्टी में भी हिंदुओं का बहुमत पहले से रहा है और अभी भी रहा। मुस्लिम तुष्टीकरण वो उसी सीमा तक कांग्रेस करती रही जिस सीमा तक बहुसंख्यक जो हिंदू है, वो बहुसंख्यक हिंदू कहीं आक्रोशित ना हो जाए, वो समझ ना पाए, उसी सीमा तक वो तुष्टीकरण करती थी। लेकिन अगर कोई निर्णायक मौका आ गया तो उसने भी तुष्टीकरण उसी का किया। वो मंदिर क्या तोड़वाएगी, जब मंदिर का ताला तो उसी ने खुलवाया। और जो राम जन्मभूमि स्थल जिसको आप कहते, वहां मूर्तियां रखवाने का काम भी उसी ने किया। और बीजेपी आज कहां से इतनी बड़ी पार्टी बन गई? इसमें जितना भी जिन लोगों जो मानव संसाधन का उपयोग हुआ है, वो कल तक कांग्रेस ही तो थे। कांग्रेस में थे तो वो पाकिस्तान परस्त रहे होंगे, और अब वो इसमें आ गए तो वो मतलब वो जो है वो अब हिंदूवादी हो गए। कहीं ऐसा होता? उनका मानसिकता तब भी हिंदूवादी थी, और उनकी मानसिकता आज भी भारतीय जनता पार्टी में भी हिंदूवादी है।
उनकी मानसिकता तब भी देशभक्ति थी। उन्हें गद्दार कहने का मतलब मूर्खता की था तो ये कि वही लोग जो कल तक कांग्रेस में थे या कल तक जिनके बाप दादे कांग्रेस में थे वो कह रहे कि कांग्रेस गद्दारों की पार्टी थी। ये हुआ कि थूक को ढंग से उछालना कि अपने मुंह पर ही गिर पड़े। अगर होता तो 1980 में आरएसएस ने किसका साथ दिया था? 1980 में आरएसएस ने इंदिरा गांधी का साथ दिया था, जनसंघ का साथ नहीं दिया था। हिंदूवादी पार्टी अगर उन्हें पता नहीं होता कि ये भी हिंदुओं के ही हितों को ज्यादा प्राथमिकता देती तो आरएसएस क्यों साथ देती? उस समय इंदिरा गांधी ने भी एक कंठी माला पहन ली थी, उन्हें भी शंकराचार्य का आशीर्वाद लिया था। और फिर इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में 1985 में जो देश का आम चुनाव हुआ उसमें आरएसएस ने किसका साथ दिया? वरना कि अटल जी चुनाव हार जाते, क्या भारतीय जनता पार्टी केवल दो सीटों में सिमट जाती? वो आरएसएस ने उस समय साथ दिया। तो आरएसएस ही इस बात के लिए, आरएसएस का ही रिकॉर्ड ये कहता, आरएसएस का इतिहास भी ये समझता कि उसने भी अतीत को, आप कह रहे 70 सालों से पाकिस्तान परस्त थी, देशद्रोही थी, मुस्लिम परस्त थी, लेकिन आरएसएस तो ये बताती 70 सालों से तो नहीं, एक लंबा कालखंड रहा जब कांग्रेस ने हिंदू परस्त पार्टी के रूप में काम किया है और उसमें हिंदू परस्तों को का ही दबदबा रहा है। तो ये आपके आरोप कोई मायने नहीं रखते। बहरहाल चुनाव के रिजल्ट कुछ भी हो सकते हैं। अभी हम फिर एक बार इस बात को दोहरा देना चाहते हैं कि सरकार के लिए नकारात्मक वोटिंग बढ़ेगी, इस चुनाव में बढ़ रही है और बढ़ेगी अभी अंतिम चुनाव में भी, लेकिन सरकार मुकाबले के बाहर हो जाए ऐसा नहीं है। लेकिन सरकार को, सत्ता पक्ष को, मोदी जी को जो लोकतंत्र में असली जो है जो मालिक होती है वो जनता होती है। उस जनता के फरमान को जो जनता ने इसमें जो सुना रही अपनी, भले वो हल्की फुल्की नाराज, भले वो सीमित नाराजगी, उसके माध्यम से जो फरमान सुना रही कि समझ जाओ, लोकतंत्र को सर्वोपरि महत्व दो, आप जो काम कर रहे हैं बेहतर काम कर रहे हैं, आप अपनी सकारात्मक उपलब्धियों से विपक्ष के मजबूत बने रहते हुए भी बराबर सत्ता में आते रहेंगे, बने रहेंगे। इसलिए आप अपने आप को पतित मत करो, आप लोकतंत्र को खत्म करने का काम मत करो। अगर आप ये काम करोगे तो अब आपकी भूमिका समाप्त हो गई। जो आपके बूते जितना हो वो होना था उतना जो है उतना आपने कर लिया है। अब हम लोग कहेंगे कि हम बेहतर विकल्प समझे चाहेंगे तो भले ही आप इस बार सत्ता में आ जाएं, लेकिन आप आने वाली जो भारतीय जनता पार्टी की जो पीढ़ियां, अपनी पार्टी की जो आने वाली पीढ़ियां, उनके लिए आप दुश्वारियां खड़ी करेंगे। तो इसलिए अगर इस जनता के फरमान को पढ़ते हैं, जनता को किस उसको सबक को आप ग्रहण करते हैं और उसको सुधार कर लेते हैं तो अभी आप भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को दीर्घ काल तक आने वाले दिनों में आप नीतियां बनाने में, सरकार के आने वाले कार्यकाल में लोकतांत्रिक और विकास परक और आम जनता के प्रति जवाबदेह नीतियां अपना कर आम जनता की समृद्धि के लिए काम करके आप अपनी पार्टी का ऐसा आधार तैयार कर देंगे जिससे वो दीर्घ काल तक सत्ता का सुखास्वादन कर सकेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।